याद आया कुछ कुछ, है ना? आपने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में, आपने पढ़ा था कंपाउंड्स के बारे में, आपने पढ़ा था मिक्सचर्स के बारे में, फिर आपने मेटल्स के बारे में पढ़ा था, वहां पर कुछ कुछ इंफॉर्मेशन। फिर आपने कुछ पढ़ा था नॉन मेटल्स के बारे में, फिर आपने पढ़ा था मेटलॉइड्स के बारे में, और उसके बाद आपका उसमें सॉल्यूशंस कैसे कैसे सेपरेट किया जाता है, सॉलिड से लिक्विड को कैसे सेपरेट करते हैं, सॉलिड से सॉलिड को कैसे सेपरेट करते हैं, और लिक्विड टू लिक्विड को कैसे सेपरेट करते हैं, ये आपके सेकंड चैप्टर में था। तो कहीं ना कहीं नाइन्थ क्लास अगर आपका अच्छा होता है, आपको टेंथ क्लास आपका अच्छा जाता है, कहीं ना कहीं आपको काफी कुछ चीज सीखने का मौका मिलता है। तो इस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो हम सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल है, अराउंड 115 तक एलिमेंट हमें नॉन है, जैसे हमें बताया जाता है। ठीक है, 115 118 तक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दो तीन मिसिंग भी हैं। इसमें से कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब इतने बड़े चार्ट में आपको मेटल नॉन मेटल ढूंढना है, तो सिंपल सा पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक है, अगर इसमें मार्किंग करें कि भाई इसमें मेटल्स कौन से, नॉन मेटल्स कौन से, मेटलॉइड कौन से, हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इस चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। और केमिस्ट्री का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को अगर समझ जाते हो, ये चैप्टर है, तो समझो आपको केमिस्ट्री काफी हद तक समझ में आ जाएगा। तो किसी जैसे आप 11th 12th में अगर आप साइंस लेना चाहते हो, तो ये चैप्टर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है कि रिएक्शंस कैसे, कई बार हमको समझता ही नहीं है ना, यार इसमें ये डालेंगे तो क्या बनेगा, है ना, अगर इसके साथ ये मिलेगा तो क्या बनता है, वो बनना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ चीजें समझने के लिए हैं और कुछ चीजें याद करने के लिए। जैसे मैथ्स में क्या होता है, आपको अगर ये फॉर्मूला कंसेप्ट समझ में आ गया, आप बाकी उसके ऊपर 100 क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ऐसे फिजिक्स में भी कैसा है, आर वी गोइंग टू स्टडी द डिलीटर, यस, बट हम इसमें लगभग वही पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप साइंस लेना चाहते हो फ्यूचर में, तो आप किसी भी चीज को मत छोड़िए, खासकर 11th 12th में, आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चा फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि कोरोना आज है कल नहीं, 2 साल बाद 3 साल बाद अगर आप हाइयर स्टडीज में जाते हो तो आपको ये टॉपिक्स हेल्प करेंगे। इसलिए हम कोशिश वही करते हैं। हाँ, जो टॉपिक्स जो आपको 11th 12th में रिलेवेंट नहीं है ना, मैं खुद भी स्किप करता हूँ, बट जो रिलेवेंट हो हम पक्का आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है संजय बेटा, यस। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखना चाहें कि मेटल्स कहाँ पर हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पर है, तो देखो कि ये मार्किंग यहाँ पर एकदम इजी मार्किंग है कि अब यहाँ से आप बनाना स्टार्ट करो ऐसा, ये पार्ट, इसको अगर आप ऐसे बनाते हो, सांप सीढ़ी वाला गेम है, एकदम सांप सीढ़ी का गेम। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने ब्रैकेट निकाल दिया है, ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये आपके कहलाते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। उसमें कुछ फीचर्स मेटल्स के होते हैं और कुछ फीचर्स नॉन मेटल्स के होते हैं। जैसे आपके मैंने देखा महाराष्ट्र और कर्नाटक के पास एक कोल्हापुर है, कोल्हापुर बेलगाम दो डिस्ट्रिक्ट है। अब कोल्हापुर की जो मराठी है उसमें कन्नड़ का मिक्स है, और बेलगाम की जो कन्नड़ है उसमें मराठी का मिक्सचर है ना। कोई है तुम में से कोल्हापुरी, या है ना सबको? मैं कभी एक दो बार मेरे को वहां जाने का मौका मिला तो मैंने देखा वहां की मराठी बहुत फास्ट है। यस, वहाँ की जो कन्नड़ कोल्हापुर की जो मराठी बहुत तेज बोलते हैं। और जो वहाँ की भाषा है, क्या कहते हैं, बेलगाम की जो सबसे नियरेस्ट स्टेट है वहाँ पर, तो उसमें जो उनका कन्नड़ है उसमें मराठी का लहजा आ जाता है। तो अगर आप मेटल के पास में रहोगे और नॉन मेटल के पास में भी रहोगे, तो आप में दोनों के गुण आ जाते हैं। इसलिए इनको बीच वाले को क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर 5, 14, 32, 33, 51, 52, 84, ये तकरीबन आपके हो गए, 3 और 3 4 एक साथ, ये आपके साथ क्या हो गए, ये आपके हो गए मेटलॉइड्स। और इसके राइट साइड में जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से लेके पूरा दिस पोर्शन, तो आपको एकदम पीरियोडिक टेबल इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये पूरा येलो पोर्शन आपका क्या कहलाता है, नॉन मेटल्स। और इसके पीछे जो इस तरह बच गया, जो भी ये भी है, एक इसको छोड़ देना, हाइड्रोजन को, आपका हाइड्रोजन का एक्सेप्शन होता है, ये आपका नॉन मेटल होता है, याद रखना, ये आपका क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इसके अलावा आपको जो भी इस पूरी पीरियोडिक टेबल में जो भी आपको दिखता है, वो सारे मेटल्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक? सबको आइडिया रहेगा कहाँ से हमारे मेटल्स हैं, कहाँ से हमारे नॉन मेटल्स हैं, कौन से हमारे मेटलॉइड्स हैं? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस।
तो चैप्टर में हमें जल्दबाजी कोई नहीं, हम धीरे धीरे चैप्टर को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो अराउंड अगर 115 जो एलिमेंट्स हमें पता लगे हैं, जो ऊपर हमने पीरियोडिक टेबल देखा, इसमें से 92 जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल हैं, जो हमारे नेचर में हमको एज इट इज मिल जाते हैं, और जो बाकी हैं उनको हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया लेबोरेटरीज में, ठीक है। इसमें से काफी एलिमेंट कैसे हैं, कुछ सॉलिड्स भी हैं, कुछ लिक्विड्स भी हैं, कुछ गैसेस भी हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। तो हम धीरे धीरे इसको स्टडी करते चलेंगे, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट की फोटो, जैसे सोडियम आपका ऐसा दिखता है, डायमंड आपका ऐसा दिखता है, ये क्रोमियम आपको ऐसा दिखता है, मरकरी आपको ऐसा दिखता है, जिस फोटो से। अभी हम तीनों को एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ते चलेंगे, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, और फिर हम पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और आज अगर टाइम बचेगा तो हम आज मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेटल अगर हम किसी चीज को देख के बताएं, ठीक है, कुछ चीज हम विजुअल देख सकते हैं, ठीक है, हम किसी चीज को हम टेस्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, देख के, यस, उसको तोड़ के, यस, वो कितना मजबूत है, यस, कितना सॉफ्ट है, यस। तो ऐसे कुछ फिजिकल अपीयरेंस में ही आता ना, भाई वो कितना भारी है, वो कितना हल्का है ना, और क्या आ सकता है, उसकी डेंसिटी कैसी है, वो दिखने में कैसा है, ऑल दीज आर योर फिजिकल फीचर्स। ये किसी भी चीज के फिजिकल फीचर्स होते हैं जिसके बेस से हम बता सकते हैं वो मेटल होगा, नॉन मेटल होगा। तो ऐसी मेटल्स की कुछ 10-11 प्रॉपर्टीज होती है। तो कुछ कॉमन नेम जैसे आपको पता है, आयरन आपका हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, क्रोमियम, सोडियम, ये सब आपके किसके एग्जांपल हैं, ये सब आपके एलिमेंट्स, मेटल्स हैं सारे। और मेटल की एक खास बात होती है, वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और वो कंडक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास होती है। हम एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है भैया। अभी सॉलिड्स में सारे मेटल सॉलिड होते हैं, केवल एक को छोड़ के मरकरी, तो एक्सेप्शन हो गया ना। अगर मैंने आपको एक दे दिया सिल्वर, और एक आपको एक दे दिया मैंने मरकरी, और मैं आपसे पूछूंगा सॉलिड मतलब इसमें मेटल कौन सा है, तो अभी आपने क्या पढ़ा था, मेटल सॉलिड होते हैं, और मरकरी का लिक्विड, आप बोलोगे नहीं मरकरी तो लिक्विड, लिक्विड इसमें नॉन मेटल होगा, नहीं। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, जो होता है वो दिखता नहीं है। अब ये है मेटल, पर बिहेव कैसा कर रहा है, नॉन मेटल जैसा। मेटल सॉफ्ट, मेटल हार्ड होते हैं, ये कैसा बिहेव कर रहा है, लिक्विड जैसा। तो केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, एक्सेप्शंस आपको याद करनी ही पड़ती है। 90% चीज आपकी फिक्स होंगी, जब केमिस्ट्री के कई सारी इक्वेशंस आप बनाना सीखोगे ना, जिसमें 11th-12th के बारे में क्लासेस अटेंड करता हूँ केमिस्ट्री की, तो 90% चीजें आपकी सेम रहती हैं, जो आपको लॉज बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए, सेम रहते हैं। 10% आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्शन दिख जाएगा। बेस्ट एग्जांपल, जिसे हम कहते हैं नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, पर डायमंड नॉन मेटल होता है, बट एकदम हार्डेस्ट होता है ना। तो एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में आपको बार बार मिलेंगे, और एक्सेप्शंस को याद ही करना पड़ता है, उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो आपको एक्सेप्शन याद करने पड़ेंगे। अगर मेटल्स की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट अवेलेबल मेटल कौन सा है, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के बाद हमको क्या मिलता है, आयरन। इसलिए एल्युमिनियम इतना सस्ता होता है। अगर आप देखोगे तो जो चीज ज्यादा मिलती है वो सस्ती होगी, और जो चीज कम मिलेगी वो महंगी होगी। गोल्ड कम मिलता है, सिल्वर कम मिलता है, इसका मतलब ये नेचर से भी कम मिलता है, इसलिए इनका कॉस्टिंग ज्यादा रहता है, ठीक है। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आपने सब पढ़ी हुई है, जस्ट हम एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट। यस, ओके। तो फर्स्ट, मेटल्स आर मेलेबल। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है, अगर एक मेटल को आप पीटते जाओगे पीटते जाओगे पीटते जाओगे, और ये थिन शीट बन जाए, कैसा, इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर, पतला पतला बारीक शीट, जैसा एल्युमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल जो हम खाने के ऊपर भी लगाते हैं। तो अगर किसी मेटल को आप पीट रहे हो पीट रहे हो, पीट पीट के बीटन करके आपने एकदम थिन शीट बना दिया, और उसके बाद तो टूटे ना, इंपॉर्टेंट क्या, टूटना नहीं चाहिए, वो एकदम पतला सा शीट बन जाए, इसका मतलब क्या है, वो मेटल है। एल्युमिनियम नेचर से कैसे ऑब्टेन करेंगे, बेटा ये टॉपिक में आएगा पूरा धीरे धीरे आगे। और हमको नेचर से जैसा मिलता है, उसको हम कैसे प्योरीफाई करके उसको यूज करते हैं, ये सब आपको पढ़ने वाले, डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है। ठीक है, तो मेलेबल प्रॉपर्टी क्या कहती है, जिसको आप पीट पीट के पतली पतली थिन शीट बना देते हो, बट वो टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना, ब्रेक हो गया तो मतलब वो मेटल नहीं होगा, पतला पतला शीट, एकदम बारीक सा शीट, ठीक है। आपके बेस्ट कौन से होते हैं, आपको बेस्ट और वर्स्ट याद रखना है, इसमें ये भी आपको याद रखना है कि इसमें बेस्ट कौन सा होता है। तो गोल्ड और सिल्वर सबसे बेस्ट मेटल होते हैं मेलेबल में। अगर मेलेबिलिटी की बात की जाती है तो गोल्ड और सिल्वर आपके बेस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं। उसके बाद आपके आते हैं एल्युमिनियम, उसके बाद आप कॉपर। तो इसलिए आपके कॉपर और एल्युमिनियम वायर, आपको देखो कॉपर और एल्युमिनियम आपको हर जगह मिलता है। अगर आप तोड़ोगे तो पक्का टूटेगा, आप उसको ऐसे मोड़ते रहोगे मोड़ते रहोगे मोड़ते रहोगे, पक्का टूटेगा ना।
आप देखो घर पे जो आप खाने के आपके फादर जो खाने की पैकिंग शीट लेके जाते हैं, एकदम पतला बारीक बनाते हैं, ऐसे तोड़ोगे तो अपना हाथ तोड़ेंगे वो भी टूट जाता है ना, हड्डी अंदर मजबूत होती है ना, और वो भी टूटती है बेटा, ठीक है। ओके, तो वो उसको पीट के हम एकदम पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस, उसको हम कहते हैं मेलेबिलिटी। सेकंड आपका होता है डक्टेबिलिटी। डक्टेबिलिटी मतलब उसको आप इतना इतना बारीक कर दो और वो वायर में कन्वर्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल, है ना। आप उसको इतना गोल गोल राउंड राउंड कर एकदम पतला पतला उसको स्ट्रेच करते जाओ, स्ट्रेच करते जाओ, स्ट्रेच करते जाओ, और एकदम पतला थिन वायर बन जाए, तो समझो वो क्या है आपका डक्टिविटी। वो टूटना नहीं चाहिए। टूटता तो वायर भी है, तुम बोलोगे सर कॉपर का वायर टूट जाता है, टूटता है, ठीक है, बट हमें वायर जब उसको आप खींचने की कोशिश करो कितना एक स्ट्रेंथ तक तो नहीं टूटेगा ना। तो इसमें बेस्ट आपका गोल्ड और सिल्वर ही होता है। तो जिसको आप सिंपल पतली वायर्स में थिन वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको बोलते हैं डक्टेबिलिटी। तो मेटल्स आर वेरी गुड डक्टाइल। इसमें भी आपका कॉपर एल्युमिनियम है। ये आप कहीं ना कहीं देखोगे आपके कॉपर एल्युमिनियम वायर आपकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। गोल्ड सिल्वर क्यों नहीं यूज करते? महंगा बहुत होता है ना, एक तो रेयर है, महंगा इस रेयर इसलिए महंगा है, इसलिए उसको हम हर जगह यूज नहीं करते। बेस्ट यही होता है गोल्ड और सिल्वर, और इसमें भी सिल्वर ज्यादा बेस्ट होता है गोल्ड के मुकाबले देखा जाए। पर आपके कॉपर एल्युमिनियम, कॉपर सबसे ज्यादा मिलता है इसलिए आप मैक्सिमम जगह कॉपर एल्युमिनियम का यूज करते हो, ठीक है। इसलिए आपकी वायरिंग में भी क्या यूज होता है? कॉपर वायरिंग और एल्युमिनियम वायरिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपने किचन में देखा होगा, अगर आपकी आई कभी खाना बनाती है, कढ़ाई रखी है, लोहे की कढ़ाई है, उसमें लोहे की कड़छी है, तो जैसे ही आपकी कढ़ाई गर्म होती है आपकी कड़छी भी गर्म हो जाती है, स्पून होता है ना बड़े वाला, वो भी देखो गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? हीट ट्रांसफर हो रहा है, कि एक मेटल दूसरे मेटल से, क्या आग तो नीचे लगी थी, उसके लास्ट पोर्शन तक भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब उनमें अगर ये वायर, ये आपका समझो वायर है, अगर आपने इसको यहाँ पर ऐसे गर्म करना स्टार्ट किया फ्लेम से, ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर हॉट है अभी और यहाँ पर कोल्ड है, तो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर ऐसे होने लग जाएगा, इधर इधर का हीट गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, समझो यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस जगह पे, तो ये गर्म होते हैं, ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ये क्या करने लग जाते हैं? ये वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और वाइब्रेट करते करते, स्टील इज आयरन नॉट, रुक जा बेटा कल्पेश, धीरे धीरे जो टॉपिक चल रहा है ना बेटा पहले उसको समझो। इधर उधर की चीजें पूछोगे तो जो पढ़ा रहा वो भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होता है? वाइब्रेट करने लगते हैं और ये अपनी हीट अगले एलिमेंट को पास करते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे क्या होता है? हीट एक जगह से आगे आगे धीरे धीरे आगे ट्रांसफर होती है, और आगे आगे इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिलता है। ऐसे धीरे धीरे हीट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होती है। कैसे? बाय इलेक्ट्रॉन्स, कि उनको हीटिंग मिलता है, इसलिए आपके इलेक्ट्रॉन्स वैसे मूव करते थे ना, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता था, तभी क्या होता था? आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता था, तभी आपके इलेक्ट्रॉन्स एक आप ब्रेक करते हुए चलते थे, उसको धक्का मारते हुए चलते थे। यहाँ पर सेम होता है आपका, जब आप एक तरफ के साइड को गर्म करोगे उसका एंड तक उसका हीट गर्म होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते थे? हम लोग यहाँ पर लकड़ी या प्लास्टिक यूज करते हैं, थर्मोस्टेट। फिर प्लास्टिक से आपका हीट ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए ये वाला पोर्शन फिर आपका गर्म नहीं होगा, ठंडा ही रहेगा। ओके, तो दीज हैव, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर फॉर द हीट, ठीक है। आपके कॉपर भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, एल्युमिनियम भी अच्छे होते हैं। कौन सा बेड कंडक्टर है? लेड, ठीक है। द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट ऑफ द मेटल अमंग्स लेड। तो एक्सेप्शंस हो गया, एक्सेप्शंस भी आपको याद करना है, लेड और मरकरी दोनों, ठीक है। ये एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए कि भाई जब हम गुड कंडक्टर की बात करते हैं कि सारे मेटल गुड कंडक्टर हैं, बट कौन सा नहीं है? लेड और मरकरी। खासकर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं कि बताइए इन चार एलिमेंट में से हु इज ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट विच इज ए मेटल। तो आपको मरकरी लेड याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका, दे आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, बिल्कुल सही बात है, वो गुड कंडक्टर है। वाई? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, है ना। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। पॉजिटिव आयंस का मतलब समझो आपका सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कितने चाहिए? या तो 7 इसको मिल जाए, ओके, या ये 1 लूज आउट कर जाए, या तो एक छोड़ दे, या इसको 8 मिल जाए, ठीक है। पर 7 को लेने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। तुम्हारा दोस्त तुमको कहे यार 1000 रुपए दे दे,
तुमको पसीना आ जाएगा, पर तुमको कहीं चल 5 रुपए तो दे दे, तुम देखो 5 रुपए तुरंत दे दोगे। एग्री? तो ज्यादा चीज लेने में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। इससे बेटर सोडियम क्या बोलता है, मैं एक ही दे देता हूँ ना यार, क्या टेंशन है, मैं एक किसी को दे देता हूँ। तो आप मेटल्स देखोगे, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, वो उनकी गिविंग टेंडेंसी होती है, बहुत दानवीर होते हैं, वो जल्दी दे देते हैं। सोडियम तो बोलता है तुरंत एक ले लो, मैग्नीशियम क्या बोलेगा तुरंत 2 ले लो, एल्यूमिनियम क्या बोलेगा तुरंत मेरे 3 ले लो। जो 4 वाले होते हैं वो थोड़े समझदार होते हैं, वो वेट करते हैं, या तो किसी से 4 ले लेते हैं या 4 देते हैं, या वो मोस्टली शेयरिंग करते हैं, है ना। जिसके आउटर शेल में 4 होते हैं वो मोस्टली शेयरिंग करते हैं, देने में बिलीव भी नहीं करते और लेने में बिलीव नहीं करते। बोलते दोस्ती है, दोस्ती तक रहेंगे ना, तो मैं तेरे को दूंगा ना लूंगा, हाँ, पर दोनों साथ मिलकर पक्का पढ़ाई करेंगे, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो जो एटॉमिक नंबर 4 जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, वो शेयरिंग में बिलीव करते हैं। तो हम बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो मोस्टली एटम्स कैसे, मेटल्स कैसे होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं अपने, तो इलेक्ट्रॉन्स देने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट होता है क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दे ऑफर वेरी लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें बेस्ट सिल्वर बेस्ट होता है, कॉपर मेटल भी काफी अच्छा होता है, उसके बाद गोल्ड भी है, एल्युमिनियम भी, टंगस्टन भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होती है मोस्टली आपकी कॉपर और एल्युमिनियम की होती है, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड क्यों नहीं यूज करते, महंगा बहुत है ना। घरों में कभी सिल्वर वायरिंग करोगे तो चोर हमारे घर की वायर भी चुरा के लेके चले जाएंगे, ठीक है। अभी तो लोग सिर्फ बिजली चुराते हैं, अभी तो लोग सिर्फ बिजली चुराते हैं। और अब तो ऐसे भी लोग हो गए जो बिजली की तार भी चुराने लग गए हैं। सोचो कॉपर एल्युमिनियम महंगा रहता है, सस्ता रहता है, वो उसको चुरा के बेच देते हैं। तो अगर आपने सिल्वर वायरिंग यूज किया तो सोचो क्या होगा, ठीक है। ओके, ओके। इसमें भी सिर्फ 2 एलिमेंट एक्सेप्शन हैं, आयरन और मरकरी। दे ऑफर कंपेरेटिवली, ये भी मतलब है, बट बेड कंडक्टर है, मतलब एकदम बेड नहीं है, इनकी लोअर कंडक्टिविटी होती है इसकी, आयरन की। इसलिए आयरन आप देखो मोस्टली यूज नहीं किया जाता इलेक्ट्रिसिटी में, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दे ऑफर वेरी ग्रेट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर, एनी क्वेश्चन टिल हियर? चलो गुड। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी है, मेटल्स बहुत चमकीले होते हैं, चमक रहती है, लग्जरियस रहता है, शाइनी रहते हैं, पॉलिश कर सकते हो, है ना। जैसे आप गोल्ड की पॉलिश कराने जाते हो, सिल्वर की, आप ये गहने आप क्यों पहनते हो, हम गोल्ड सिल्वर क्यों, हम कभी लोहे की चीज क्यों नहीं पहनते हैं, क्योंकि लोहा थोड़ा इतना चमकदार नहीं होता। हम गोल्ड सिल्वर क्यों पहनते हैं, इनकी चमक बहुत अच्छी होती है, ये प्रेशियस तो रहते हैं, है ना, प्रेशियस मेटल तो है, क्योंकि महंगे बहुत होते हैं, महंगे क्यों, क्योंकि कम है, ठीक है। अब किसी को आपने देखा भाई लोहे के बड़े बड़े कड़े पहन के रखा, नहीं, आप कभी नहीं देखोगे। मतलब आदमी गोल्ड पहनता है, सिल्वर पहनता है, कॉपर पहनता है, ये महंगे एलिमेंट्स होते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, चमकदार होता है और इनको पॉलिश किया जा सकता है, ठीक। इस वजह से तो मेटल्स को हम कहते हैं जिसके अंदर चमक होती है वो मेटल्स होते हैं, इसलिए इनको ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं, डेकोरेशन पीस बनाने में सब काम आते हैं। और इसमें बेस्ट कौन सा होता है, सिल्वर मेटल। सिल्वर यहाँ भी बाजी मार लिया था, इट्स अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट, गोल्ड के मुकाबले ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। तो जिसका शाइनी सरफेस होता है उनको क्या बोलते हैं, मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड, बड़े टफ होते हैं, है ना। किसी की लकड़ी से पिटाई करो और किसी की लोहे के रोड से पिटाई करो, दोनों में फर्क रहता है ना। हाँ, लोहे की छड़ बड़ी मजबूत लगती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर वेरी हार्ड, टफ होते हैं एकदम, है ना। उनको हाथ से तोड़ना इजी नहीं होता, लकड़ी को आप हाथ से तोड़ सकते हो, बट आप आयरन की रोड को हाथ से तोड़ना मुश्किल होता है। पतली वायर तो तोड़ दोगे, मुझे पता आप लोग, बट थोड़ी उसके रेशो में, अगर हम सेम रेशो की बात करते हैं, एक लकड़ी को तोड़ना और एक आयरन को तोड़ने में बहुत फर्क होता है। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कौन से एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको आप हाथ से तोड़ सकते हो, चाकू से कट कर सकते हो, ये इतने इजी, इतने सॉफ्ट होते हैं। तो दीज आर बोथ एक्सेप्शंस हार्ड के केस में, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स, याद रखना। मोस्टली मेटल सारे हार्ड होते हैं, इन दो को छोड़ के। एक इसमें एक और होता है लिथियम, Li, लिथियम, थर्ड वन, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, वो भी बड़ा सॉफ्ट होता है। हाँ, वो लिक्विड होगा ना, हम सॉलिड मतलब हार्डनेस की बात कर रहे हैं, हार्डनेस मतलब वो है सॉलिड, वो है सॉलिड, बट सॉलिड में भी बहुत हल्का है, जिसको आप हाथ से तोड़ सकते हो, ठीक है। तो मरकरी तो वैसे लिक्विड होगा, वैसे ही टूटा फूटा पड़ा है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो हार्ड है तो स्ट्रॉन्ग भी होगा, है ना। कोई चीज अगर हार्ड होगी तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ भी उसमें बहुत होगा। तो मेटल्स है वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसलिए आपको जो ब्रिजेस होते हैं,
रेलवे लाइंस होती हैं, ये सब किससे बनती हैं? मेटल से बनती है। तो इसमें आपका आयरन मेटल जो स्टील की फॉर्म में रहता है, आयरन को आप डायरेक्टली यूज नहीं करते, आप उसको स्टील में चेंज करके करते हो। फ्यूचर में हम पढ़ेंगे कि स्टील कैसे बनता है, ठीक है। तो आप आयरन मेटल डायरेक्ट यूज क्यों नहीं करते हो? अगर आप आयरन को एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो क्या होता है? रस्टिंग हो जाता है, कोरोजन होता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, आपका आयरन खराब होता है। इसलिए आयरन को आप डायरेक्ट उसी फॉर्म में यूज नहीं करते हो, आप क्या करते हो? आप उसको स्टील में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। इसलिए आपका आयरन मेटल कहाँ यूज होता है? कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, बिल्डिंग्स, रेलवे लाइंस, मशीन्स, व्हीकल्स, चेन सब। सॉफ्ट इसमें कुछ ऐसे हैं जिसमें लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यस। जो भी हमारे सॉफ्ट थे, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, वो हमारे कैसे हैं? दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत हल्के मेटल्स होते हैं। अगर हार्ड नहीं है तो मतलब स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे। एट्थ, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मोस्ट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा आपके सब मेटल सॉलिड है। आप नॉन मेटल्स में जाओगे, वहां पर 10 आपके सॉलिड हैं, 11 आपके गैसियस हैं, 1 आपका लिक्विड है। पर मेटल्स की बात करेंगे, सारे मेटल आपके सॉलिड हैं, केवल आपका मरकरी लिक्विड है। हमेशा याद रखना। किसके बेस किसकी बात कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हम वो हीट करने की बात नहीं कर रहे कि आयरन को मोल्ड कर देते हैं, मोल्टन आयरन बन जाता है, उसकी बात नहीं कर रहे। रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर जितने मेटल्स रखोगे सब किस फॉर्म में रहेंगे? सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। ओनली मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब इनमें हाई हाई ये हार्ड भी है, इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत है, ये सॉलिड भी रहते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता है, ठीक है। आपका आयरन का कितना रहता है? 1535, कॉपर मेटल का 1000 के ऊपर, तो इनका टेम्परेचर काफी हाई रहता है। अब इसका इसमें भी एक्सेप्शन है, कौन कौन से? सोडियम और पोटेशियम, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका बिलो देन 100 होता है। पोटेशियम का लगभग 98 87 के आसपास होता है, और सोडियम का रफली 60, सोडियम का 87 के आसपास होता है, पोटेशियम का भी रफली आपका 67 के आसपास होता है कुछ। इसके अलावा दो और होते हैं, एक गैलियम होता है और एक और होता है। इनका तो इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आप हाथ पे रखोगे, आपकी हाथ की गर्मी से मेल्ट हो जाते है मेटल्स, है ना। टंगस्टन मेटल नहीं होता बच्चा, ठीक है प्रणव, टंगस्टन मेटल नहीं, ये एलॉय एलॉय की फॉर्म में आ जाता है। अभी हम यहाँ पर सिर्फ मेटल्स की बात कर रहे हैं, ओके, यस। तो गैलियम कैसा होता है? ये एकदम बहुत ऐसा, आपकी आपकी हाथ की जो हीट होती है, आपके हाथ में कितना टेम्परेचर होता है? 21 डिग्री, 22 डिग्री, 23 डिग्री, ये उसी में मेल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव वेरी हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब है, अगर हम इसकी बात करते हैं 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं एक मेटल एक नॉन मेटल, ये समझो आपका आयरन है और ये आपका ऑक्सीजन गैस है, तो वेट किसका ज्यादा? देखो वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, दोनों का वॉल्यूम सेम है। आप देखो आयरन का वेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसका मतलब मेटल की डेंसिटी बहुत हैवी होती है, उतने थोड़े से स्पेस में वो ज्यादा वेट कैरी करते हैं, है ना, वो थोड़े से स्पेस में ज्यादा वेट कैरी करते हैं। इसलिए हम कहते हैं मेटल्स आर वेरी हैवी सब्सटेंस। आपका आयरन देख लो, आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वन सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर मतलब 7.8 ग्राम, ठीक है। तो अगर हम 1 मीटर क्यूब की बात करेंगे तो लगभग आपको हो जाएगा 7800 kg, 780 kg के आसपास। अगर हम इसके 1 मीटर बाय 1 मीटर आई थिंक, हाँ, इंटू 1000 करेंगे तो हो जाएगा आपका। तो इतना भारी होता है। तो मेटल्स आर वेरी हैवी। इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, कुछ लाइट मेटल्स भी होते हैं। कौन कौन से? सेम आपके सोडियम और पोटेशियम, ये दो नाम आप याद रख लेना। नॉन मेटल में भी दो हैं, एक वहां पर सल्फर है, फास्फोरस है, वो भी ऐसी, वहां भी एस और पी है, यहाँ भी एस और पी है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम आपके हर जगह आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। कहाँ पर? डेंसिटी में आपको मिल गया, बेल्टिंग पॉइंट मिल गया, बॉइलिंग पॉइंट मिल गया, आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ में मिल गया, है ना, और हार्डनेस में आपको मिल गया। तो आपको कई जगह ये दो एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे। मरकरी आपका लिक्विड में आ गया, एक्सेप्शंस, ठीक है। 11th, मेटल आर वेरी सोनोरस, मतलब जिसमें रिंगिंग साउंड होती है, आप उसको टंग करके बताते तो आवाज चलती रहती चलती रहती चलती रहती है, इसलिए इससे हम बेल बनाते हैं। हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब इससे बनाते हैं, मेटल से। आप नॉन मेटल से नहीं बनाते हो, ठीक है। वायलिन हो गया आपका, गिटार हो गया, सितार हो गया, क्योंकि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इनको स्ट्राइक किया जाता है। और लास्ट आपका ऑप्शन है, मेटल्स आर हैविंग ए कलर, ठीक है। इनका कलर रहता है, या तो सिल्वर होता है, ग्रे होता है, कोई मेटल उठा के देख लीजिए, या तो सिल्वर होता है, ग्रे होता है। केवल दो है, एक कॉपर और गोल्ड, इसके कलर अलग होते हैं। कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, जिसको हम कांसा भी कहते हैं हिंदी में, जैसे आजकल हम वो कहते हैं ना
पानी पीने के लिए अच्छा होता है बर्तन, और गोल्ड आपका येलो कलर का। तो इसमें 4 ही कलर आपको मिलेंगे, गोल्ड येलो कलर का मिलेगा, कॉपर आपको रेडिश ब्राउन मिलेगा, पर उसके अलावा जितने भी मेटल्स बच गए या तो सिल्वर कलर के होते हैं या ग्रे कलर के होता है। कोई मेटल उठा लीजिए, चाहे मरकरी ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, सबका कलर सिल्वर या ग्रे होता है, जिसमें आपको ऊपर एक फोटो भी दिखाया था। ये देखो, ये एल्युमिनियम कलर सिल्वर कलर हो गया, मैग्नीशियम भी सिल्वर कलर का है, जिंक भी आपका सिल्वर कलर का है, और सिल्वर आपका हल्का सा सिल्वर कलर ही होता है लगभग। एग्री? एनी डाउट टिल हियर? ऑल क्लियर? चलो, वेरी गुड। अब हम चलते हैं मेटल्स के एकदम अपोजिट, नॉन मेटल्स पे। तो हमने मेटल्स अगर पढ़ ली तो इनको पढ़ना बहुत फास्ट हो जाएगा। अब जितनी प्रॉपर्टी हमने 12 प्रॉपर्टी पढ़ी है, सबका उल्टा इसमें होता है। मेलेबल है? नहीं है। डक्टाइल है? नहीं है। हार्ड है? नहीं है। सॉफ्ट है? यस, सारे सॉफ्ट होते हैं। कलर कम है, इसमें कलर बहुत ज्यादा होते हैं। इनमें स्ट्रेंथ है? नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जितने, अगर आपको मेटल्स के सारे पॉइंट याद है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो नॉन मेटल के लिखना बहुत आसान होते हैं। थोड़ी ज्यादा भी नहीं होते। कितने होते हैं? 10 सॉलिड्स होते हैं, 11 गैसेस होते हैं, और 1 इसमें आपका लिक्विड होता है। तो टोटल आपके केवल 22 एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल्स, ओनली 22 एलिमेंट्स आर योर नॉन मेटल्स। ठीक है? तो दे आर नाइदर मेलेबल, नो डक्टाइल, दे डोंट कंडक्ट। इसमें भी एक्सेप्शंस है ना, वो एक्सेप्शंस आप अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है? इस आपके मेन कौन कौन से होता है? कार्बन, है ना, हमारा मेन तो कार्बन ही होता है हमारी बॉडी में, हमारे नेचर में। सल्फर, फॉस्फोरस, दो दो नाम याद रखना, सल्फर, फॉस्फोरस। हर जगह आपको एक्सेप्शन में ये दोनों दिखाई देंगे। वहाँ सोडियम पोटेशियम था, यहाँ पर सल्फर और फॉस्फोरस है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सारी गैस आपके आगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है। आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सब आपके क्या है? गैसेस हो गए। ये सब आपके नॉन मेटल्स होते हैं। कार्बन के 2 फॉर्म्स हैं आपके, डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है? ओके। तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन। ये आपका ब्रोमीन हो गया लिक्विड फॉर्म में। कार्बन कैसा दिखता है? ब्लैक। सल्फर कैसा दिखता है? येलोइश। ये कैसा है? रेडिश। ये क्लोरीन भी आपका कैसा है? हाँ, ये भी आपका येलोइश। अब एक एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं फटाफट, रिवाइज। सेम चीज, दे आर नॉट मेलेबल, नॉट डक्टाइल। एक्सेप्शन इसमें कोई है? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है? बस ये मेलेबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते। इनको पीटोगे तो टूट जाएंगे, वायर के फॉर्म में खींचोगे टूट जाएंगे। और इसकी प्रॉपर्टी, इसको क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस, है ना। ब्रिटलनेस क्या होता है? ये जल्दी टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में। बहुत बहुत एकदम बहुत, आप दिखते मेटल जैसे हैं, दिखते मेटल जैसे, पर तो तोड़ोगे तो टूट जाएंगे। दे आर नॉट डक्टाइल। यस, ओके। ये फास्ट पढ़ेंगे दोनों नॉन मेटल। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, इसमें एक एक्सेप्शन होता है, कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज a non-metal which is a good conductor of electricity, याद रखना। बाकी सारे नॉन मेटल कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हीट के भी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ वेरी बैड कंडक्टर। बट ग्रेफाइट आपका इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ग्रेफाइट को कहाँ पर यूज करते हैं? हमारी ड्राई बैटरीज होती हैं, सेल्स होती हैं, इलेक्ट्रोड्स, वहां पर हम इसको ग्रेफाइट को यूज करते हैं बनाने के। मेटल्स में दे आर नॉट लक्सरियस, शाइनी नहीं होते, चमक नहीं होती। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कौन सा? आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है, इसमें चमक होती है। उसके अलावा जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं सब डल होते हैं, सब में एकदम शाइनिंग नहीं होता, डल अपीयरेंस होता है सबका। ठीक है? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। यस, इतने सॉफ्ट होते हैं आप उनको हाथ से तोड़ सकते हो, चाकू से काट सकते हो। दे कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। सेम आपका सल्फर, फॉस्फोरस, ये बहुत इजी होते हैं, क्वाइट सॉफ्ट होते हैं, हाथ से भी आप इनको तोड़ सकते हो, चाकू से तोड़ सकते हो। इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन सा? डायमंड। ऊपर ग्रेफाइट था, यहाँ पर डायमंड आ गया आपका। 1 सेकेंड। हेलो, यस, जी बताइए। कौन सी क्लास के लिए? कौन सी क्लास के लिए? ठीक, मैं आपको क्लास के बाद, मेरा भी क्लास चल रहा है तो मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ। यस, तो इसमें भी एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। यस, वेरी गुड।
ठीक है, और डायमंड भी चमकीला होता है ना, चमकदार होती है, तो उसको पॉलिश किया जाता है तो एकदम चमकदार बन जाता है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं, नॉन मेटल्स स्ट्रेंथ नहीं होते, बट आप देखोगे डायमंड में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है ना। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग, बट डायमंड हैज वेरी गुड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग होता है। नॉन मेटल्स दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो 10 आपके सॉलिड होते हैं, 11 आपके गैस होते हैं, 1 आपका लिक्विड होता है। लिक्विड आपका कौन सा होता है? ब्रोमीन। एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, लगभग लगभग सारे नॉन मेटल्स में। बट इसमें एक्सेप्शन कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3700। आयरन से भी ज्यादा सोचो, आयरन का तो 1500 पे रुक गया था, ये तो उसके ऊपर जाके भी है। ठीक है, सल्फर का कम है 110 के 110-20 के आसपास। ठीक है। नाइन्थ, दे हैव वेरी लो डेंसिटी, मतलब सेम वही चीज, छोटा से एरिया में आपका वेट काफी कम होता है। ये सल्फर का वेट कितना है? केवल 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे आयरन का कितना था? 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। काफी डिफरेंस है। इसका मतलब मेटल्स काफी हैवी होते हैं और नॉन मेटल्स काफी लो वेट के होते हैं। और एक इसमें एक्सेप्शन है, कौन सा? आयोडीन। आयोडीन का डेंसिटी बाकी सब नॉन मेटल के मुकाबले ज्यादा होता है। ओके, नॉन मेटल और सोनोरस, बिल्कुल सही बात है। नॉन मेटल में साउंड नहीं आती, आप किसी चीज को चेक करना चाहो, अगर बज नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही, तो मतलब नॉन मेटल है। 11, नॉन मेटल है डिफरेंट कलर्स। अभी हमने देखा बहुत सारे कलर है, येलो भी है, सल्फर आपका येलो होता है, फॉस्फोरस आपका व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है, ग्रेफाइट आपका ब्लैक, क्लोरीन आपका येलोइश ग्रीन, ब्रोमीन आपका रेड। तो लगभग हर कलर आपको नॉन मेटल में मिल जाता है। आपकी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कैसी होती है? कलरलेस होती है। ओके, अच्छा 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड। ओके, एनी डाउट क्लियर? यहाँ तो कोई भी आपको डाउट है? ऑल क्लियर? ओके, तो जितना कंपेरिजन शीट आपको दिया है, आपको मैं, ये तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, मैं सारी प्रॉपर्टीज को वापस मैंने लिखा है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो मेटल और मेटल के बाद आपके क्या आते हैं? मेटलॉइड्स आते हैं। ठीक है, तो मेटलॉइड्स कौन से होते हैं? जिसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होगी और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होगी। ठीक है, तो दे लुक लाइक मेटल्स बट दे आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल्स, है ना। मेटल्स दिखते मेटल जैसे हैं, दे नाइदर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स नॉर इंसुलेटर, ना तो इंसुलेटर होते हैं ना गुड कंडक्टर होते हैं। तो कहीं ना कहीं मिड में रोल प्ले करते हैं, सेमी कंडक्टर आप इसको बोल सकते हैं, है ना। इसको आप क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। इसके कुछ एग्जांपल कैसे हैं? सर हमें मरकरी को मेटल के लिस्ट से क्यों नहीं निकाल देते? भाई उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी है ना, लग्जरियस होता है, चमकदार होता है, यस, गुड कंडक्टर भी हो सकता है, यस, हीट भी डिसिपेट कर सकता है, यस। आप जो थर्मामीटर में जब बुखार चेक करते हो, है ना, जब थर्मामीटर में आप बुखार चेक करते हो तो क्या होता है? वो जो उसके अंदर वो जो होता है मरकरी तो होता है, वो आपके बॉडी को टेम्परेचर को सेंस करता है, ऊपर चढ़ता है। इसका मतलब उसमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो उसको कुछ चीजें मेटल के अंदर, अरे हमारे हाथ में थोड़ी है, हमने तो उसे नाम देकर रखा है, मेटल है नॉन मेटल है। सर मेटलॉइड भी नेचर में मिलते हैं या वो भी मैनमेड होते हैं? ये बेटा कुछ नेचर में मिलते हैं, कुछ मैनमेड होते हैं। ठीक है, बोरोन आपका नेचर में मिलता है, सिलिकॉन आपका नेचर में मिलता है, जर्मेनियम आपका नेचर में मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये आपके मोस्टली मोस्टली यूज किए जाते हैं जो सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर सेल्स होती हैं, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि देखो इसमें दोनों मिक्सचर है, कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, सर सिलिकॉन और सिलिका सेम होता है क्या? सिलिका एंड सिलिकॉन मुझे नहीं पता। सिलिका मोस्टली हम जो सैंड होता है ना, सैंड वाले पार्ट को कहते हैं, जहाँ तो मेरे को आइडिया है। और सिलिकॉन तो आपका प्योर लाइक नॉन मेटल होता है। ठीक है, यस। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आपको एक्सेप्शंस की लिस्ट है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ये आपको शीट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारी इक्वेशंस पढ़नी है। उन इक्वेशंस को समझने के लिए हमारे पास बेसिक हमको कुछ याद होना चाहिए। तो पहले 20 एटॉमिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सबको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सर सारे मेटलॉइड्स एक जैसी ही मेटल्स और नॉन मेटल प्रॉपर्टी नहीं, बच्चा ऐसा नहीं होता।
किस में कुछ प्रॉपर्टी, किसी में मेटलॉइड्स में किसी मेटल की प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कम होंगी, किसी में नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी, मेटल्स की प्रॉपर्टी कम होगी। डिपेंड करता है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर आता है। तो हर एक मेटलॉइड की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे आपको पता है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपके मोस्टली हम यूज करते हैं सोलर सेल्स में। जो सोलर सेल की जो वायरिंग होती है ना, वहां पर ये सिलिकॉन जर्मेनियम यूज होता है, बिकॉज दे आर वेरी गुड, ये बहुत अच्छे सेमी कंडक्टर्स होते हैं। तो सबका अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। जैसे मेटल्स की अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे आयरन का काम अलग है ना, और बाकी सोडियम का काम अलग है। तो सबके काम के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी होती है, सबका अपना अपना रिएक्टिविटी होता है, कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है, कोई ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ये सब भी देखना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक 20 एलिमेंट सबको याद होने चाहिए, सबका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, और सबके आपको आउटर शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये हमको याद होना चाहिए। आपका हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है ना, ये आपका मेटल। ओके, ये आपका क्या होगा, 4 नंबर। 4 नंबर क्या आता है, ये आपका मेटल, 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 बोरॉन, मेटलॉइड, अभी हमने पढ़ा था। ये आपका क्या है, मेटलॉइड, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल, इसके पीछे यहाँ चले आओगे तो सबके कौन से नॉन मेटल्स हो गए। क्योंकि अब अभी हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, आपको सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, ये हम बार बार पढ़ेंगे। तो इन मेटल्स की प्रॉपर्टी को देख के हम समझ सकते हैं, मोस्टली यही आपको एनवायरमेंट मिलता है। ठीक है, अगर हम जैसे बात करते हैं, सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ सकते, या हम सबकी रिएक्शन नहीं पढ़ सकते, हम उनकी पढ़ते जो हमारे नेचर में हमको इजिली मिल जाता है। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, ये 7-8 मेटल ऐसे हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनका रिएक्शन पढ़ लेते हैं कि ये वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, बाकी एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या रिस्पॉन्स करते हैं, उनको बाकी मेटल्स का आइडिया हो जाता है कि बाकी मेटल्स भी कैसा काम करते हैं। ठीक है, गुड। ये आपको टेबल 20 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक मास भी आपको याद हो तो अच्छा है। ठीक है, अब एक होती है रिएक्टिविटी सीरीज। अब कई बार हम रिएक्शन देखते हैं, कई बार हमने कैसे रिएक्शन देखा, Zn प्लस कॉपर, सॉरी, H2SO4, हम कई बार क्या देखते हैं, ZnSO4 बन जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। अब ऐसा क्या हुआ कि जिंक ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, कुछ तो होता होगा ना। हम कई सारी ऐसी रिएक्शन देखेंगे, Fe प्लस H2SO4, मतलब Fe मतलब आयरन, प्लस H2O4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। अब ऐसा क्या हुआ, ये बन गया FeSO4, हाइड्रोजन बाहर चला गया, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। अब भाई इसने इसको रिप्लेस कर दिया, तो इसमें काम आता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। ठीक है, मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, पर इसमें कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा, कौन कम होगा, वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये हमको याद हो गया, 1 सेकेंड देखो, यस मैम, जी जी, यस मैम, वो मैं पहले वाला है, तो आप उनको हटा के आपको फ्रेश वाला डालना है। नहीं, आप उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसका कॉपी पेस्ट करके, या आप उसको डिलीट, हाँ क्वेश्चन आप डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आराम से। हाँ, यस 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 मैम, हाँ नहीं नहीं, वो सेम पूरा फॉर्मेट वही, मैं बोला जस्ट क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हो। यस मैम, यस मैम, आप पहला पूरा डिलीट मार लीजिए अपने केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन के, और आप उसमें ऐड ऐड करते जाइए, है ना। यस मैम, हाँ हाँ, वही तो बताता हूँ मैं, अभी आपको वही तो देख बता रहा हूँ मैं, कि हमको रिएक्टिविटी सीरीज समझना मेटल्स का। ठीक है, तो कुछ अब इसमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, पोटेशियम, ये आपको सीरीज याद करनी है। अभी देखो ये हाइड्रोजन से, सब हाइड्रोजन यहाँ पर है, देखो इसलिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर। तो जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, वो सब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। जब भी आप रिएक्शन करोगे ना, देखो यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था। अब जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, H2SO4 की जगह आ गया Zn आ गया। क्यों, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है। तो जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, हमेशा याद रखना,
हमेशा ये मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हमेशा। तो आपको ये सीरीज याद करना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सीक्वेंस है। इसमें सबसे टॉप पे आपका आता है पोटेशियम, सबसे हाईली रिएक्टिव होता है। सोडियम, अगर आपको समझो कोई रिएक्शन ऐसी लिखी है, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ जस्ट, K+Na, मैंने रिएक्शन लिखा है। अभी देखो हमको मालूम है जो पोटेशियम है इट इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, तो क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा। मैंने जैसे एक आर्बिट रिएक्शन लिया है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बट आपको मैं समझाने के लिए क्या कह रहा हूँ, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, ठीक है, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। तो पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम को रिप्लेस कर, जैसे कोई मजबूत व्यक्ति होता है वो किसी छोटे बच्चे को उठा के साइड में कर देगा। आपकी क्लास में आपने देखा होगा, जो थोड़ा हट्टा कट्टा होता है ना, किसी छोटा बच्चा हाइट वगैरह, उसको लगेगा तू चल साइड में बैठ, मैं यहाँ पर बैठूंगा, ठीक है। सर आर द एलिमेंट विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यस बच्चा, वो भी आपको बताता हूँ, पहले ये समझो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट, जो भी मेटल्स आपके हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो उसको रिप्लेस करेंगे करेंगे, ठीक है। तो आपका पोटेशियम इन सबको रिप्लेस कर सकता है रिएक्शन में, सबको। ये हमेशा रहेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से लेस जो होता है, लेस रिएक्टिव होता है, उसको रिप्लेस कर सकता है। अब इसको याद करने का फॉर्मूला ये है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe और लेड का Pb। ये इसके सिंबल्स आपको याद करना है। और उसको याद कैसे करना है, के से केदार, केदारनाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है। अगर आप कभी सीक्वेंस भूल जाओ तो आपको याद करने का तरीका है, क्या है सीक्वेंस है, केदारनाथ का माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है। केदार मतलब के, मतलब पोटेशियम, नाथ मतलब Na, मतलब सोडियम, Ca मतलब का, कैल्शियम, माली मतलब Mg, मैग्नीशियम, आलू मतलब Al, एल्युमिनियम, जरा मतलब जिंक, फीका मतलब फेरस, पकाता पकाता मतलब लेड और Ha मतलब हाइड्रोजन। तो आप अपना भी कुछ बना सकते हो, ये तो जस्ट फेमस चलता है मार्केट में, तो आपको मैंने बता दिया। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो भी रहेगा वो हाइड्रोजन को रिएक्शन में हमेशा रिप्लेस करेगा। तो आपको अब रिएक्शंस कैसे बनानी आपको सीखेंगे। हमको सबसे ज्यादा दिक्कत यही आता है, ये सर ने दो एलिमेंट दे दिए, ये दे दी, बट इसमें से कौन किसको हटाएगा और कौन किसकी जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा। अंडरस्टूड ये बात, ये आपको एकदम याद करना, फिजिक्स कुछ इसमें याद करना भी पड़ता है, ठीक है, कुछ इसमें याद करना भी पड़ता है। तो केमिस्ट्री में आप रट्टा मारने के लिए तैयार हो। सबसे पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम सोडियम। 1 सेकंड रुको, यस मैम, नहीं हो रही तो मैं फिर क्लास के बाद आपको फोन कर दूंगा, सब क्लास खत्म हो जाएगा ना, फिर आपको कॉल कर लेता हूँ, है ना, या मैं आपको डिलीट मार के दूंगा, ठीक है, यस मैम, ठीक है, ओके मैम। सोडियम का आपका कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, फिर उससे जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। अभी मुझसे प्रणव ने पूछा था सर हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव होते हैं, यस होते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये चीज अगर आपको याद रहेंगे ना, आपको रिएक्शन लिखना एकदम इजी हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका कैसा है, हाई कोर्ट है आप, हाई कोर्ट है आप, जैसे घर में बोलते हैं ना, पिताई घर में मम्मी को बोलती है, आई को बोलती है कि आप घर के हाई कोर्ट हो। तो H मतलब हाई, कोर्ट मतलब कॉपर, ए मतलब सिल्वर, ए मतलब गोल्ड और पी मतलब प्लेटिनियम। हाई कोर्ट, आप इसमें आप अपना भी कुछ बना सकते हो। तो दीज एलिमेंट्स, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो अगर कोई रिएक्शन ऐसा होगा कि जहां पर हाइड्रोजन इनको रिप्लेस कर देगा, तो वही याद रखना हमेशा, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव विल ऑलवेज रिप्लेस लेस रिएक्टिव, एक्सचेंज हो जाएगा। सर हाइड्रोजन मेटल नहीं है तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों आता है, बेटा ये जस्ट हमने डाला है एक रेफरेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आप मैक्सिमम अगर आप देखते हो ना, आपका वाटर है, आपका एसिड है, कोई भी आप एसिड ले लो, HCl है ना, HNO3, तो आपका हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको हर जगह मिलेगा। अगर आप अपना कार्बन के भी जाओगे, मीथेन वगैरह कहीं भी आप जाओगे, तो हाइड्रोजन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो इसलिए बहुत सारी रिएक्शंस में हाइड्रोजन आता ही आता है। तो हमने एक हाइड्रोजन का एक बेंचमार्क लिया है, भाई हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, तो हाइड्रोजन मेटल नहीं है ना, बट हमने क्या किया है, बहुत सारी रिएक्शंस में आपका मेटल आता है, ये मतलब हाइड्रोजन रहता है। तो हमने हाइड्रोजन को एक रेफरेंस लेवल सेट किया, भाई इसके मुकाबले कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन इससे कम रिएक्टिव है। ठीक है बच्चा, तृप्ति? ओके, चलो गुड। ये क्लियर सबको? एनी डाउट टिल हियर? गुड। चलो, अभी आपको साथ साथ में ये भी याद रखना है, ये जो मैं आपको यहाँ लिख के दिया ये भी आप नोट कर सकते हो, मैं आपको शीट तो भेजूंगा ही, फिर भी आप नोट कर सकते हो। अभी ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप कोई रिएक्शन करते हो, जैसे हमने रिएक्शन करते थे, ठीक है, जैसे अब अगर हाइड्रोजन है प्लस आपको क्लोरीन मिलाना है, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, तो ये क्या बनता था, HCl। ये HCl2 क्यों नहीं बना, है ना, ये HCl2 क्यों नहीं बना, सर ये H2Cl क्यों नहीं बना, सोच में आता है ना बार बार। इसलिए हमने पढ़े थे ना, मोनोएटॉमिक, डायोएटॉमिक, ट्रायोएटॉमिक मेटल्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोनोएटॉमिक भी होते हैं, वो डायोएटॉमिक भी होते हैं, वो ट्रायोटॉमिक भी होते हैं, ये हमने पढ़े थे। फोस्फोरस P4 के साथ आता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके वैलेंसी काम आती है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन हमेशा वन क्या करता है, हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है, एक देना पसंद करता है, ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या नॉन मेटल, बट ये देना पसंद करता है। और क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है, ये लेना पसंद करता है, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वन, इसका भी कितना होता है, वन, ठीक है, इसका वैलेंसी वन था, इसका वैलेंसी वन था, तो ऐसे क्रॉसिंग होता था ऐसा। हाइड्रोजन को इसका वैलेंसी मिलता था, किसका, क्लोरीन का, इसलिए H आता है। क्लोरीन को किसका मिलेगा, हाइड्रोजन का, इसलिए HCl बन जाता है। और एग्जांपल आपको देता हूं, क्योंकि ये अगर हमारा क्लियर है ना कि ये रिएक्शंस बनती कैसे हैं, तब आपको कुछ भी करना बहुत इजी होगा। जैसे आपका हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 माइनस, हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 प्लस। अब ये क्या बन जाता है, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, तो हाइड्रोजन हमारा बन जाता है H2O। अंडरस्टूड? सेम ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड CO, कार्बन नॉर्मली, अच्छा ये तो केस अलग हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, और आपको एग्जांपल देता हूं ना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि हाइड्रोजन हमेशा, इसके ऊपर +1 रहता है, हाइड्रोजन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, इट विल गिव आउट, हमेशा इट विल गिव आउट। आपको SO4 की कई बार कैलकुलेशन आएगी, SO4 की, तो याद रखना SO4 2 नेगेटिव होता है, इसको 2 चाहिए होते हैं। अभी देखो यहाँ पर हम करते हैं H और SO4, ठीक है, हाइड्रोजन +1 होता है और SO4 क्या होता है, -2। इसका मतलब ये 2 ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, तो क्या बन गया, H2SO4। आ रहा है सबको समझ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ? एनी डाउट टिल हियर? इजी लग रहा है सबको? चलो गुड। और एग्जांपल आपको देता हूँ, तो अगर ये पार्ट हमारा क्लियर है तो हमको क्या है, बहुत इजी हो जाता है पढ़ाई करना, कंफ्यूजन यही होती है हमको। ओके, HNO3, ये +1 होता है, ये -1 होता है, तो क्या बन जाता है, HNO3। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ये भी हम पढ़ेंगे, इसकी रिएक्शंस भी हमको पढ़नी है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो अगर हमको ये पता है, अगर हमको आयन फॉर्म पता है ना हर एक का, मेटल्स का तुमको सबको पता होता है, मेटल्स का जो आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका वैलेंसी पता लग जाता है ना। सोडियम का, पोटेशियम का कितना होता है, +1, प्लस इसका भी +1, मैग्नीशियम का कितना होता है, +2। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आपको एटॉमिक नंबर याद होगा, आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आपको पता रहेगा, तो आप कोई भी चीज आराम से बना सकते हो। तो आपके जो हमने हाइड्रोजन के ऊपर जितने पढ़े ना, आप मैक्सिमम रिएक्शन इसी का देखोगे। अब देखो, पोटेशियम का आउटर सेल में +1, सोडियम में +1, कैल्शियम में +2, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, जिंक +2, आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है, ठीक है। ये हमको मैक्सिमम, लेड हमको ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन +1,
ओके, ये हमको मैक्सिमम देखना है। Ag का भी +1 होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये याद है कि भाई किसके ऊपर कितना वैलेंसी है, और कुछ ये वाले जो हमको नहीं पता होते, SO4 -2, NO3 -1, क्लोरीन -1, OH -1। देखो आपका जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, आपका जो हाइड्रोजन होता है, इसका नॉर्मल मूड क्या होता है? हाइड्रोजन का नॉर्मल मूड होता है, यार मैं अपने आप को H+ और O- में बांट लूं। ये ऐसे बनता है, जब आपका एक H+ आइन और आपका एक दूसरा OH-, जब दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है? H2O। ठीक है, तो इसके ऊपर एक प्लस आइन होता है और इसके ऊपर एक माइनस आइन होता है। ये हम रिएक्शंस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चले आगे। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, कि कोई मेटल को जब एयर में छोड़ देते हो तो क्या होता है, क्या वो जलेगा, नहीं जलेगा, या जैसे मेटल को आपको बहुत गर्म करना पड़ता है, कॉपर को आपको बहुत गर्म करना पड़ता है, सोडियम पोटेशियम को हवा में छोड़ दो जल जाएगा, अपने आप जल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा ही क्यों होता है? क्योंकि सबका अपना अपना एक रिएक्टिव नेचर होता है। जो मोर रिएक्टिव होता है वो जल्दी जलता है, जो लेस रिएक्टिव होता है वो देर में जलता है, ठीक है। तो जब भी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, हमको बेसिक ये पता होना चाहिए कि क्या होने से क्या होगा। जैसे कोई मेटल होगा और जो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, जब भी कोई भी मेटल होगा, अगर आपने ये याद कर लिया लाइफ में, तो आप कोई भी रिएक्शन आप बना सकते हो मेटल और ऑक्साइड का, मेटल ऑक्सीजन का, कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। हमेशा याद रखना, कोई भी मेटल होगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। और ये जो भी ऑक्साइड बनेंगे, ये जो भी ऑक्साइड बनते हैं, ये या तो बेसिक इन नेचर रहते हैं। बेसिक मतलब क्या होता है? अच्छा तुमसे पूछ लेता हूं, मैंने कुछ पूछने का लगा था। हमने लिटमस पेपर सुना था? लिटमस पेपर क्या होता है? इसका क्या काम होता है लिटमस पेपर का? व्हाट इज लिटमस पेपर? ये क्या? यस, इट इज अ गुड इंडिकेटर। ये क्या इंडिकेट करता है? यस, ये क्या इंडिकेट करता है? एसिड बेस बताता है। एकदम वेरी गुड, गुड अखिलेश। हाँ, तो रेड टू ब्लू मतलब बेसिक। वेरी गुड तृप्ति। रेड टू ब्लू एकदम सही बात। तो जब बेसिक की बात करते हैं, बेसिक क्या करता है? ये रेड पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और एसिड क्या करता है? ये ब्लू पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड पेपर में। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो इसका मतलब, ठीक है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो भी ऑक्साइड बनेंगे, वो मैक्सिमम बेसिक इन नेचर होते हैं। कुछ कुछ एसिडिक भी मिलेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो हल्के से एसिडिक होते हैं, पर मोस्टली सारे बेसिक होते हैं। मोस्टली, जब मोस्टली की बात करता हूँ मतलब 90% बेसिक होंगे। इक्का दुक्का में कुछ एसिडिक गुण भी आ जाएगा, क्योंकि सब अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। गुड। तो देखो ये मैंने लिखा है। अभी हम ये सारे मेटल्स अब पढ़ेंगे आज, कि कैसे कैसे रिएक्शन देते हैं। एक दो रिएक्शन आपको मैं करके दिखाऊंगा, आप देखना, आप खुद भी फटाफट सारी रिएक्शन आप आराम से बनाना सीख जाओगे, ठीक है। कुछ मेटल्स इतने विग्रस होते हैं, अब देखो द विग्रस ऑफ रिएक्शन। एक सेकंड देखो। हाँ भाई, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो रिएक्शन जो होगा मेटल का ऑक्सीजन के साथ, ये किसको पर डिपेंड करेगा? कि उस मेटल केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में कहां पर हाइड्रोजन की कितना ऊपर है। जो जितना हाइड्रोजन की जितना ऊपर होगा, उसका रिएक्टिविटी उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। इसलिए कुछ मेटल्स क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी जल जाते हैं, कुछ को हल्का सा हीटिंग देना पड़ता है, और कईयों को स्ट्रॉन्ग हीटिंग देना पड़ता है। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो सबसे ऊपर कौन कौन से हैं? पोटेशियम और सोडियम। इसका मतलब ये दोनों कैसे होते हैं? ये हवा में रखते जल जाएंगे। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को थोड़ा सा आपको गर्म करना पड़ेगा, जिंक को थोड़ा आपको और हीट देना पड़ेगा, आयरन को आपको और गर्म करना पड़ेगा, कॉपर का आपको और गर्म। तो रिएक्टिव सीरीज में नीचे आओगे, इसका मतलब उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रहोगे तो आपका काम क्या होने वाला है? आपका उसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट आपका है, सोडियम को हमको किससे बनाना है? ऑक्सीजन से बनाना है, ठीक है। अब देखो मैंने वैलेंसी लिख दिया आपको रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब सोडियम, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन लिखता हूँ।
सोडियम मैंने लिख दिया Na प्लस O2। ये हमको पता होना चाहिए भाई, सोडियम Na लिखा जाता है तो ये मोनोएटॉमिक होता है, ऑक्सीजन डायटोमिक होता है इसलिए हम O2 लिखते हैं। इसने क्या बोला, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल कौन सा ऑक्साइड, मतलब सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ओके, अभी देखो ध्यान से, अब वो सोडियम ऑक्साइड जो बनाएगा, हमको ये तो पता भाई सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, पर वो अब वो NaO बनेगा या Na2O बनेगा या NaO2 बनेगा, कोई आइडिया नहीं। सब में इसमें सोडियम भी है नहीं। ठीक है, सुनो सुनो, आराम से सुनते रहो। ठीक है, अब देखो इसमें नाइट्रोजन भी, सॉरी सोडियम भी और ऑक्सीजन भी, तीनों में देखो सोडियम भी ऑक्सीजन भी। अभी कैसे पता लगेगा क्या बनेगा वो सीखना है। हमने यहाँ लिखा सोडियम, हमने यहाँ लिखा ऑक्सीजन। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, +1। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, -2। बताया था मैंने अभी आपको, वैलेंसी लिखो सबसे पहले। अब कर दो उसको क्रॉसिंग, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो Na के साथ क्या आएगा, 2 आएगा, इसका मतलब Na2, और ऑक्सीजन के साथ क्या जाएगा, 1, तो मतलब O। इसका मतलब ये कंपोनेंट बनेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्लियर हुआ? तो यहां पर आपका बनेगा Na2O। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो आपको अगर ये समझ में आ गया, आप कोई भी रिएक्शन बना सकते हो फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में। तो अब हमको इसको क्या करना, बैलेंस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक रिएक्शन लिखते हैं। मेटल Na प्लस ऑक्सीजन O2 क्या देगा, Na2O। Na2 क्यों देगा, मैं ऊपर इसको बैलेंस इसका मेंटेन देख लिया कि क्या क्या देने वाला है। अब इसको हमको क्या करना, बैलेंस करना है। ठीक है, अभी देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना, 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, हम मेटल करते थे। यहाँ पर मेटल कितना है, 2, यहाँ पर मेटल कितना, 1, यहाँ पर 2 आपका आएगा। मैडम ने आपको बैलेंसिंग करना सिखाया था, तो यहाँ पर 2Na आ जाता है। और क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 1, तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। यस, अब क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1, सॉरी सॉरी कुछ गड़बड़ किया मैंने, हल्का सा गड़बड़ किया देखो वापस, या 2 थे, इसको मैंने 2 कर दिए। ओके, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 1, तो यहाँ पर मेरे को 2 करना पड़ेगा ऐसे। तो क्या बन गया, 2Na2O। पर ये कितने बन गए, सोडियम बन गए 4, यहाँ पर सोडियम कितने थे, 2, इसका मतलब यहाँ पर सोडियम 2 नहीं होंगे, कितने होंगे, 4 होंगे। इसका मतलब सोडियम तो यहाँ पर कितने होंगे, 4। ये बैलेंसिंग आई होप आप सबको आता होगा। अंडरस्टूड? पहले हम मेटल को करते हैं, फिर हम नॉन मेटल देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं, हाइड्रोजन देखते हैं, फिर वापस हम मेटल चेक करते हैं। एग्री? तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन है, 4Na प्लस O2 will give 2Na2O। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन will give us क्या देगा, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम क्या होता है, सॉलिड है ना, आपका सॉलिड क्या है, मतलब सोडियम आपका क्या है, सॉलिड। तो हम यहाँ लिखते हैं ना, ये होता है आपका सॉलिड, ये आपका क्या है, गैस। तो आपका ये क्या बन गया, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। कोई डाउट, कोई शक सबको क्लियर है एकदम, अंडरस्टूड, एकदम इजी है। चलो अब हम इसी के भाई पे चलते, पोटेशियम। चलो मेरे को फटाफट पोटेशियम का तुम बना के देखो, फटाफट, सेम चीज है, कुछ चेंज नहीं होगा। चलो बताओ पोटेशियम कैसे लिखेंगे, आप खुद जब बनाओगे रिएक्शंस तब आपको बहुत मजा आएगा। K2O, वेरी गुड। हाँ ये तो मैं समझ गया कि रिएक्शन लिखो, पूरा रिएक्शन, व्हाट विल द फुल रिएक्शन। हाँ, ऑक्साइड विल बी K2O, यस। तो आपका जो पोटेशियम ऑक्साइड होगा वो आपका होगा K2O, वेरी गुड। अब रिएक्शन लिखो, यस, अमित ने लिखा 4K प्लस O2 गिव्स 2KO2, वेरी गुड, वेरी गुड अमित। सबको लिखना आना चाहिए, अगर किसी को नहीं आता प्लीज पूछो, कॉपी पेस्ट करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक बार सीख गए 10th क्लास में तो आपको 11th 12th में दिक्कत नहीं आएगा।
और अभी भी नहीं सीखे फिर आपको दिक्कत आएगा। सिद्धि बेटा आपने K4 बाद में लिखा है, के आगे आता है पीछे नहीं आता है ना, ये आप करेक्ट करो थोड़ा। जो नंबर्स होते हैं हमेशा आगे ऐड होते हैं, क्योंकि पोटेशियम जो होता है मोनो एटॉमिक होता है, ठीक है। तो सेम रिएक्शन आपका पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव K2O। अब ठीक है, यहाँ पर K2 थे तो पहले यहाँ 2 लिखेंगे, अब यहाँ पर बिगड़ गया तो यहाँ पर 2 और आएगा, अब ये 4 बन गया, अब यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 4K2 प्लस O2 विल गिव 2K2O। ये भी आपका सॉलिड है, ये आपका गैस है, ये भी आपका बेसिक ऑक्साइड है। अंडरस्टूड यहाँ तक? चलो वेरी गुड। किसी को डाउट है तो प्लीज 0 टाइप कर सकता है अभी भी। एकदम बेसिक इक्वेशंस हैं, अगर आप एक बार समझ गए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। चलो वेरी गुड। अभी देखो इनकी खासियत होती है, अब ये सोडियम और जो पोटेशियम है ना, ये एकदम बेसिक, ये इनका खासियत क्या होता है, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन में जलने लग जाते हैं। जैसे आप इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ते हो ना, आप इसको क्या करते हो, आपको इसको आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर में इसको छोड़ नहीं सकते। सर हमारी मैम ने बहुत बड़ी स्टेप करके बैलेंसिंग सिखाया है। कौन सी मैम ने भाई? स्कूल टीचर ने? ठीक है, हम सिंपल तरीके से सीखेंगे ना यार। सिंपल तरीका पसंद है, लंबा तरीका पसंद है? ये तो बहुत सिंपल सिंपल, इसमें ज्यादा बैलेंसिंग है भी नहीं। ठीक है, ये इसमें हमने इसमें मैं आपको अभी यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि रिएक्शन कैसे फॉर्म करनी है, कि पोटेशियम ऑक्साइड से जब मिलेगा तो क्या बनेगा। बैलेंसिंग तो आप सीख गए। ओके ओके ठीक है। देखो अभी मैं आपको क्या बताता हूँ, ये दोनों इतने विग्रेस होते हैं, इनको अगर आप एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे जल जाते हैं। इसलिए इन तीनों को, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को हमेशा हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। इसको आप हवा में स्टोर नहीं कर सकते, इसको आप मॉइस्चर में आप स्टोर करके नहीं रख सकते, इसको आप हमेशा केरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है, ये इतने रिएक्टिव होते हैं। और क्या होता है, अब जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, पानी में जल्दी मिलते नहीं है। बट ये जो दो मेटल होते हैं, कौन कौन से? एल्कली वाले, एल्कली ग्रुप होता है जिसमें एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, जिसका एटॉमिक नंबर मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। कौन कौन से? लिथियम, आपका सोडियम, आपका पोटेशियम। इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल। ये भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। एल्कली मेटल्स, एल्कली वर्ड आपका आता है बेसिक से, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ये भी हम धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब वहां पर भी पढ़ेंगे। तो जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। तो जितने मेटल ऑक्साइड अभी हम पढ़ रहे हैं, जितने मेटल ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलते हैं। बट जो एल्कली मेटल होते हैं, कौन से? ये वाले जो भी हमने बनाया ना अभी, Na2O, दूसरा K2O, ये कौन से होते हैं? ये एल्कली मेटल्स होते हैं। ये एल्कली मेटल वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। मेटल्स है मेटल्स, तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड होते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये तुरंत क्या करते हैं, जैसे ये देखो आपने सोडियम को हवा में रखा, हवा में जल जाता है, तो क्या बन जाता है? सोडियम ऑक्साइड। अब ये सोडियम ऑक्साइड अपनी नेचुरल फॉर्म में नहीं रह पाता, एटमोस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं ना, ये उनको पकड़ के, उनको खींच के क्या बना देता है? ये अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, ये अपना क्या बना लेता है? ये अपने आप को वाटर में डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो दो रिएक्शन अभी देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड विद वाटर। ठीक है, तो अभी हमारे पास पहले हम देखेंगे सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड क्या है? Na2O। सोडियम ऑक्साइड किससे रिएक्शन करना है? H2O। क्या बनेगा? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनेगा। हमने सबने सुना सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब Na और OH। Na के भी ऊपर भी +1 और OH के ऊपर -1। इसका मतलब क्या बनना चाहिए? NaOH बनना चाहिए। ये बनेगा, ये बनेगा। ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया। ये आपका क्या बनना चाहिए? NaOH। क्या बच गया? Na 2 बार हो गया, यहाँ पर 1 बार है, और क्या निकलेगा? कुछ बचेगा? NOH बन गया, कुछ बचेगा? देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2।
ऑक्सीजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2। मैं बैलेंसिंग आपको नहीं सिखा रहा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, अभी देखेंगे देखेंगे क्या बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, सोडियम कितने हैं 2, सब 2 2 हैं। मैं यहाँ पर ऐसे 2 लिख सकता हूँ। आप वाटर तो ऐड ही कर रहे हो ना, तृप्ति एक चीज समझो, आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हो, आप सोडियम ऑक्साइड में आप वाटर ऐड कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप वाटर को ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर वाटर कैसे आएगा, गॉट इट, आई बात समझ में। हाइड्रोजन नहीं आएगा, ये केवल इतना ही बचेगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। लॉजिकली सोच, मैं आपको क्या कहा, जब सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड की आप रिएक्शन कराओगे, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे किससे, वाटर के साथ, व्हाट विल दे फॉर्म, क्या बनाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। मैंने क्या लिखा था, दे डिसॉल्व इन द वाटर। जैसा पानी में चीनी मिला दो तो क्या होता है, वो शुगर सॉल्यूशन बन जाता है ना। इसी तरह आपका जो सोडियम ऑक्साइड होगा, जब उसको वाटर में डालोगे वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, तो डिसॉल्व होके बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर आएगा एक्वस, ये आपका सॉलिड था, ये आपका लिक्विड था, क्या बन गया एक्वस, गाढ़ा पानी बन गया, आपका गाढ़ा सोडियम का पानी बन गया, ठीक है। तो आपका रिएक्शन क्या बनेगा, Na2O प्लस H2O, हमेशा क्या बनेगा NaOH। अब ये हमने यहाँ सीख लिया कि NaOH क्यों बनेगा, है ना, क्योंकि ये भी +1 होता है, ये भी +1 होता है, ये ऐसा नहीं बनेगा Na2OH। वही तो हमको सोच, वही हमको याद रखना है कि हमको क्या क्या याद रखना है, अंडरस्टूड। चलो आप मेरे को भी पोटेशियम का लिख के दिखाओ, के साथ रिएक्शन क्या होगा, सेम चीज, सेम वाटर का रिएक्शन पोटेशियम के साथ क्या होगा। सबका रिप्लाई आना चाहिए मेरे को, सब करेंगे तभी सब सीखेंगे। नहीं तो मैं अकेला सीख जाऊंगा अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो। K2O प्लस H2O, वेरी गुड वेरी गुड, 2 के गुड प्रणव, गुड तृप्ति, एकदम सही बात। केमिस्ट्री में आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इट विल गिव मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन द वाटर, वेरी गुड वेरी गुड। अमित अपना रिएक्शन चेक करो, आपने के ज्यादा कर दिए हैं, आपने 2K2 कर दिया है, यस यस। क्या चैट बॉक्स में दिख जाता तो बताना पड़ता है ना। क्या सबको समझ में आया, सब सब लिखो सब लिखो, जिस जिसको आ गया समझ में, एक एक करके लिखोगे तो आप पूरा केमिस्ट्री समझ जाओगे। सबने नहीं लिखा, केवल कुछ लोगों ने लिखा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुझे 10 बच्चों का रिप्लाई है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, यस, सबका रिप्लाई आना चाहिए। सब रिप्लाई करोगे देखो तभी आप सीख पाओगे, बिना उसके नहीं सीख पाओगे, ठीक है, एकदम क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलो गुड। अभी अगला है अपना अगला हमारा मैग्नीशियम। अभी हमने सोडियम से पढ़ लिया ऑक्सीजन का रिएक्शन, हमने पोटेशियम और सोडियम का पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम का, ठीक है। अब मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन +2, ऑक्सीजन का -2, ठीक है। तो अब देखेंगे वापस, देखो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, ये भी +2, ये -2, तो क्या बनना चाहिए, MgO, है ना, 2 है, देखो आप ऐसा बना सकते थे Mg2O2, ये ऐसा कभी नहीं बनता है, ये ऐसा कभी नहीं बनता है। जब आपके सेम वैलेंसी होती है तो आप उसको ऐसा लिखते हो MgO, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनना चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट रिएक्शन कैसे होगा आपका, Mg प्लस ऑक्सीजन O2,
मैग्नीशियम कैसा होता है, Mg होता है। मैग्नीशियम कैसा होता है, Mg होता है ना। हमें ये मोनो एटॉमिक होता है, वो याद रखने का, मोनो एटॉमिक कौन सा है, डाई एटॉमिक कौन सा है, ट्राई, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या बनाएगा, MgO। ठीक है, अभी हमको बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, मैग्नीशियम यहाँ पर 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 1, यहाँ पर 2। हम कभी भी यहाँ नहीं लगाते हैं, याद रखना, यहाँ पर 2 नहीं लगता। कभी भी जब ये लिखता है ना 2 करना है, 4 करना है, ये कभी भी पीछे नहीं लगता, हमेशा याद रखना, ये हमेशा आगे लगता है। तो 2 कहाँ पर आएगा, फ्रंट में आएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर आ गया। अब इससे ऑक्सीजन तो ठीक हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और लेफ्ट और राइट में ऑक्सीजन कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर Mg बिगड़ गया, यहाँ पे Mg कितना हो गया, 2। तो यहाँ 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखते 2 कहाँ लिखते हैं, 2 यहाँ लिखेंगे। अंडरस्टूड, 2 कहाँ लिखा जाएगा, सामने लिखा जाएगा। तो 2Mg प्लस O2 विल गिव 2MgO। Mg क्या है, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है, गैस। ये क्या बन गया आपका, ऑक्साइड, मतलब बेसिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई डाउट, कोई शक, इजी एकदम। यस, अब इसका भी हम रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ। ठीक है, ये भी कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ये भी क्या करेगा, आपकी रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। अगर आप कभी चेक करना चाहो आप इसको चेक कर सकते हो। अब हम वापस रिएक्शन किसकी पढ़ेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर का। तो देखो ये मैग्नीशियम आपका ऑक्साइड हो गया MgO, किससे रिएक्ट करना है, वाटर के साथ, कुछ तो बनाएगा, वो देखते हैं क्या बनाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया Mg, यहाँ पर आपका आ गया OH, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब Mg होता है +2 और ये क्या होता है, -1। तो कैसा बनेगा, MgOH2। Mg के साथ 1 आएगा और OH के साथ क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या बनना चाहिए, MgOH2। ये सबको याद रखना है कि हम जो यहाँ पर बनाएंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाला है, हमको देखना क्या बनेगा, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मैग्नीशियम और ये होता है हाइड्रोक्स, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1। तो ये बनेगा MgOH2। इसका मतलब यहाँ पर आएगा आपका MgOH2। इसके बाद बैलेंसिंग की जाती है, हमेशा याद रखना। पहले आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। पढ़ो मेरी तरफ देखो, जो आपको मैं समझा रहा हूँ, आपने वो गलत लिखा है MgOH। ये पार्ट समझो जो मैंने अभी सिखाया, ये आपको समझ में आया जो मैंने अभी यहाँ पर किया है। आपको ये अपने साइड में बना के देखना कि क्या बनने वाला है। तो क्या बनेगा, MgOH बने। अब हमको बैलेंसिंग करनी है। अब सब लोग बैलेंसिंग करो। अब देखो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, OHO कितने हैं, 2, यहाँ पर भी कितने हैं, 2, यहाँ पर Mg कितना है, 1, यहाँ पर Mg कितना है, 1। बैलेंस हो गया, कुछ करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। अंडरस्टूड ना, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना जरूरी है। तो ये आपका क्या है, बेसिक सॉलिड, ये आपका बेसिक ऑक्साइड है, ये आपका लिक्विड है, और ये आपका क्या है, बेस। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। गुड, क्लियर यहां तक, एनी डाउट टिल हियर, आई होप सबको समझ में आ रही केमिस्ट्री अभी। यस, अभी 1-2 रिएक्शंस और करनी है, आपको होमवर्क दे दूं, क्या विचार आपका, क्योंकि इसके बाद हमें पढ़ना है एल्युमिनियम। अभी हमें एल्युमिनियम पढ़ने हैं, जिंक पढ़ना है, फेरस पढ़ना है, कॉपर पढ़ना है, तो काफी कुछ पढ़ने के लिए है। तो आज के लिए इतना ही काफी है ना, आई थिंक होमवर्क देना ठीक है। अच्छा, सैटरडे को मैं अभी जो कुछ कमिंग सैटरडेज होंगे ना, जैसे मेरा अभी मैं हफ्ते में क्या करूंगा, अभी 2 ही क्लास लूंगा आपके, और सैटरडे में आपका पीटीएम रखना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पीटीएम में आप भी होने चाहिए, पेरेंट्स भी होने चाहिए।
जैसे भी एपीएस खड़की के भी एग्जाम हो गए हैं और आपके एपीएस डीगी के भी मार्क्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं सैटरडे भी क्या करूंगा, मैं सैटरडे आपकी पीटीएम्स लेना स्टार्ट करता हूँ शाम के टाइम में। ठीक है, तो मैं सैटरडे मोस्टली क्लास नहीं लूंगा अभी इस हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते जब तक अपनी पीटीएम चलेंगे। फिर अपना साइंस का एक ही चैप्टर बचा है, एसएसटी भी हमने लगभग आपका लगभग कवर अप करा दिया है, वो आराम से हो जाएगा। हाँ, इस सैटरडे तो जो भी 5 बच्चे 10 बच्चे 15 बच्चे जिस जिसका भी होता जाएगा, पीटीएम से एक बार सबका फटाफट हो जाए तो अच्छा है। हाँ, आप अगर पीटीएम देना चाहोगे तो डेफिनेटली आप भी दे सकते हो पीटीएम। ओके, यस। तो आपको जिस जिसके मार्क्स मिल चुके, जिसने मुझे मार्क्स भेज दिए हैं, खासकर एपीएस खड़की में लगभग सबको मार्क्स मिल चुके हैं, मैथ के, साइंस के। 1 सेकेंड मैं एक बार